नमस्कार। इस देश में एक फोन कॉल पर उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ जा रहा है और कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। इस देश में उपराष्ट्रपति तक सुप्रीम लीडर द्वारा कंट्रोल्ड हैं और कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। इसी देश में चुनाव आयोग को विपक्ष डंके की चोट पर बेईमान कह रहा है, लेकिन कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। तो आज बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं। रविकांत सर, कैसा लगा सुनकर कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा एक फोन कॉल पर हो गया? देखिए प्रज्ञा जी, जितनी उनकी रीढ़ झुकी हुई थी उस पर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति रहते हुए कभी सीधे खड़ा नहीं हो सका प्रधानमंत्री के सामने, वो व्यक्ति एक फोन को तो छोड़ दीजिए, केवल एक मैसेंजर ही पहुंच जाता कि साहब आका ने कहा है कि अब आप पद छोड़ दीजिए, तो धनखड़ साहब निकल लिए होते। लेकिन यहां इतना ही नहीं है, मामला कुछ और भी है। जगदीप धनखड़ क्या ऐसा कर रहे थे, क्या उन्होंने ऐसा कर दिया था कि उनसे बाकायदा इस्तीफा लिया गया है। और ये देश जानना चाहता है, देश के लोग जानना चाहते हैं कि उपराष्ट्रपति जैसे जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर सुरक्षित नहीं है, एक फोन पर उसे इस्तीफा देना पड़ सकता है, तब हम समझ सकते हैं कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं की स्थितियां क्या होगी। ईडी, सीबीआई से लेकर के आरबीआई होते हुए इन संस्थाओं में, और चुनाव आयोग का आपने जिक्र किया, तो चुनाव आयोग में जो आयुक्त चुने ही जाते हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के द्वारा, अरे कम से कम उपराष्ट्रपति का चुनाव तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जरिए होता है। तब वो उपराष्ट्रपति अगर अपनी कमान वाली रीढ़ के साथ एक फोन कॉल पर इस्तीफा देने के लिए विवश होता है, तो इसका मतलब है इस देश का लोकतंत्र बड़े खतरे में है। ये खतरा छोटा मोटा नहीं है। एक भी जवाब नहीं। और हद तो तब हो गई जब जगदीप धनखड़ साहब को विदाई तक नहीं दी जा रही है। हमारी असहमतियां हो सकती हैं, उन्होंने जिस तरीके से राज्यसभा को चलाया है हम सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति संवैधानिक पद पर रहा है, उसका विदाई समारोह होना चाहिए था और उसको एक सम्मानजनक विदाई मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये भी हमारे प्रधानमंत्री नहीं कर पाते हैं। और वो प्रधानमंत्री, जब देश में कोहराम मचा हुआ है, विपक्ष पार्लियामेंट के भीतर बिहार चुनाव में एसआईआर को लेकर के धरने पर है और प्रधानमंत्री विलायत की सैर कर रहे हैं। वहां का एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक महिला जो कह रहे हैं कि वो तो हमारे लाइव गॉड हैं। हम समझ सकते हैं कि देश किस सन्निपात में चला गया है, लोगों की क्या भावनाएं हो गई हैं। डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ये सारे नाटक रचे जा रहे हैं। इसलिए प्रज्ञा जी, ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि जगदीप धनखड़ साहब ने ऐसा क्या किया था या ऐसा क्या नहीं किया था जी, कि जो उन्हें मजबूर कर दिया गया इस्तीफा देने के लिए। अच्छा, अगर जगदीप धनखड़ मना कर देते कि नहीं दूंगा इस्तीफा, जो करना है कर लो, तो इसकी एक प्रक्रिया होती, बहुत लंबा समय लगता। उतने समय में कम से कम जगदीप धनखड़ की रीढ़ की हड्डी में कितनी शक्ति है और वो कितने मजबूत उपराष्ट्रपति हैं और जो ताकत उनको मिली वो उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कि वो बता सकते थे। हाँ, तो निश्चित अगर वो रूप ये से कह देते कि नहीं करूंगा, नहीं दूंगा इस्तीफा, तो क्या होता? ये मौका उन्होंने छोड़ दिया। जैसे सतपाल मलिक ने अपने जीवन के अंतिम दौर में आकर के, जब उनको हटाया गया वहां से, जम्मू कश्मीर से, तो उन्होंने आकर के जो खुलासे किए और उससे उनका कम से कम इतिहास तो सुरक्षित हुआ। आज कोई सतपाल मलिक को याद करेगा तो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कि जिसने आखिरी समय पर देश, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करते हुए अपनी कुर्बानी दी, वो यहां से विदा हुए। लेकिन जगदीप धनखड़ साहब अगर ये चैलेंज स्वीकार कर लेते, उस फोन कॉल से अगर डरते नहीं जी, एपीचमेंट का सामना करते, विपक्ष के हो सकता है बहुत सारे लोग खड़े होते। अगर आप राज्यसभा में समान व्यवहार करते, भाई क्या अपराध क्या है जगदीप धनखड़ साहब का,
जस्टिस यशवंत वर्मा के अपीचमेंट पर हम्म। उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। एक बात जो निकल करके आ रही है जी। विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ये जो पूरा मुद्दा था जिस पर पूरी सत्ताधारी पार्टी खेलना चाहती थी वो मिस हो गया जी। और उसी पर साहब मांग लिया गया। अगर ये खबर सही है तो क्या धनखड़ साहब को अड़ नहीं जाना चाहिए था कि जाइए मैं नहीं देता हूं इस्तीफा, अब मैं आपको अपीचमेंट लगता का है कि सामना क्या करूंगा। एक जज के कारण ही उपराष्ट्रपति का पद छीना गया? क्या एक जज के कारण उपराष्ट्रपति को पद से इस्तीफा देना, क्या ये मामला सिर्फ इतना ही है? क्योंकि कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ धीरे धीरे विरोधी स्वर अपनाने लगे थे, विपक्ष से मुलाकातें करने लगे थे और उनके पास ऐसे कई राजनीतिक रहस्य थे जिनसे वो पर्दा उठाने की फिराक में थे, कोशिश कर रहे थे। देखिए प्रज्ञा जी, कल एक जो खबर आई थी बाद में उसको फेक घोषित किया गया, एक बड़े चैनल पर थी, अब हो सकता है कि वो फेक हो, कि उनके सरकारी दफ्तर को सील किया गया है। मैंने कल ही ट्वीट किया था कि उनके सरकारी दफ्तर में ऐसे कौन से दस्तावेज हैं जिनसे परेशान ये सरकार हो सकती थी, तो साहब सील कर दीजिए। और जगदीप धनखड़ किसानों के मुद्दे पर पहली बार मुखर होते हैं। शिवराज सिंह चौहान के सामने उन्होंने जो किसानों का मुद्दा खड़ा किया उससे सरकार ये परेशानी में आई थी। आरएसएस हो, बीजेपी हो, मोदी एंड कंपनी हो, ये सब सख्ते में आ गए थे कि जगदीप धनखड़ करने क्या जा रहे हैं। वो तो विपक्ष के स्वर में सुर मिला रहे हैं, लेकिन जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के सुर में सुर नहीं मिलाया था, ये देश का सुर था। किसानों का मुद्दा देश का मुद्दा था, बिल्कुल। लेकिन वहां से उनकी बैड एंट्री शुरू हो गई और उसके बाद फिर यशवंत वर्मा जस्टिस के मामले में, और उसी दिन आप देखिए कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जो समय दिया, लंबे समय तक वो बोलते रहे और उन्होंने कई मुद्दों को उठाया और वो सारे मुद्दे आपकी राज्यसभा में वो गए, उस प्रक्रिया का हिस्सा बने, रिकॉर्ड में गए। और क्या कह रहे थे जेपी नड्डा कोई पीठासीन अधिकारी थोड़ी ना थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। माने राज्यसभा का सभापति बैठा है और जो लीडर ऑफ सत्ता है वो कह रहा है साहब कुछ भी नहीं जा रहा है रिकॉर्ड में, ये कैसे हो सकता है। तो काफी मुश्किलें बढ़ा दी थी जगदीप धनखड़ ने सरकार की, क्योंकि वो अब देश का साथ दे रहे थे। विपक्ष के मुद्दों पर एक उन्होंने स्टैंड लिया था कि नहीं ये भी आना चाहिए, और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई थी। लेकिन फिर सत्ता की आंख में तो एक भी तिनका अगर है तो उसको भी निकाल फेंका है। और जगदीप धनखड़ क्या, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग कुर्बान कर देगी ये सरकार, तो धनखड़ साहब को इस्तीफा देना पड़ा। तो सर क्या सब कुछ सत्ता द्वारा ही कंट्रोल्ड है? तो इसीलिए तो सब कुछ रबर स्टैंप और यही कहा जाता है कि सब कुछ पपेट है। प्रज्ञा जी, सबका मालिक एक, वो चाहे भारत में बैठा हो या विलायत चला गया हो, देश की सत्ता हो, देश का पूरा साम्राज्य हो, वो उसके इशारे पर चल रहा है। वो चाहे गृह मंत्री हो, हालांकि वो तो उनके बेहद नजदीक हैं, या अगर उपराष्ट्रपति सत्ता का टूल दिख सकते हैं इस पूरे किरदार में, तो क्या राष्ट्रपति भी रबर स्टैंप या फिर पपेट कहे जाएंगे फिर? डेफिनेटली इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारा बहुत सम्मान है उनके प्रति, वो संवैधानिक पद पर है। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज तक राष्ट्रपति महोदया ने कभी कोई ऐसा स्टैंड लिया जो लोगों के पक्ष का हो, सरकार के पक्ष का ना हो। हमारे पास बड़े बड़े उदाहरण रहे राष्ट्रपतियों के लिए। कभी उन्होंने उत्तर प्रदेश में विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, क्या माननीय राष्ट्रपति जी इस पर स्टैंड नहीं ले सकती थी कि साहब यहां तो स्कूल बढ़ाने की जरूरत है, सरकारी स्कूल, और आप बंद कर रहे हैं जी। एक नहीं, बिहार चुनाव में जो हो रहा है, जो विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, क्या माननीय राष्ट्रपति जी को इस पर एक बैठक नहीं बुलानी चाहिए? क्या उन्हें इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए? ऐसे आप दर्जनों उदाहरण एक दिन में दे सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति महोदया जी ने, और उससे भी बड़ा, महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचार और आदिवासियों को
नक्सलाइट करार दे करके उनको मार देना, उनके जल जंगल और जमीन पर कब्जा करना पूंजीवादियों के द्वारा, इस पर भी अगर वो खामोश है तो गहरे सवाल हैं। अगर वो आदिवासी समाज से आती हैं, महिला समाज से आती हैं, तो ये उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। पूरा देश उनकी प्राथमिकता हो, लेकिन ये और उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। सवाल ये है कि क्या उन्होंने इस पर कभी कुछ बोला, आदिवासियों के मुद्दे पर कुछ बोला? अगर नहीं बोला तो जो आप कह रहे हैं कि वो महज एक रबर स्टैंप है, हालांकि वो संवैधानिक पद भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन इस देश में संविधान की एक खूबी है कि रबर स्टैंप भी कई बार इस तरह के कदम उठाते हैं, और राष्ट्रपति का जो पद है उस पर आप इस तरह के सोशल इश्यूज पर तो आप स्टैंड ले ही सकते हैं। सरकार को दिशा निर्देश देना ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है, ये किया जाना चाहिए। सरकार के फैसलों में वो कई बार रबर स्टैंप होता है कि साहब जो विधेयक पास हुआ उस पर तो हमको सिग्नेचर करना ही है, लेकिन देश में अगर कोई अन्याय हो रहा है, कहीं अशांति है, कहीं लोग बिहार चुनाव में मान लीजिए विपक्ष में असंतोष है, उस पर तो राष्ट्रपति महोदया को बोलना चाहिए। ये कोई सरकार का भी कोई अधिनियम तो है नहीं कि जिसपे आपको सिग्नेचर करना हो। तो भारत के राष्ट्रपति की दोहरी भूमिका है, एक तरफ तो वो कानून के मसले पर नो डाउट रबर स्टैंप है, तो सब कुछ सत्ता द्वारा ही कंट्रोल्ड है रविकांत सर। तो मतलब सत्ता के पास तो फिर बहुत ताकत हुई, सब कुछ सत्ता कंट्रोल ये जो कर रही सत्ता है, ये सत्ता एक्चुअली डेमोक्रेसी को नहीं मानती है। सत्ता तो नेहरू जी के पास भी थी, वो सबसे लंबी सत्ता रही। इंदिरा गांधी के पास भी सत्ता रही, उन्होंने घोषित रूप से आपातकाल लगाया, आज तो अघोषित आपातकाल है। विपक्ष, मोदी जी को विपक्ष मुक्त भारत चाहिए, पहले कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए था, कुछ दिनों के बाद तो वो कहेंगे कि हमको विरोधी जनता मुक्त भारत चाहिए जी। अब जो बिहार में जो हो रहा है वो क्या है कि जो लोग हमारे खिलाफ वोट दे सकते हैं उनके वोट काट दो, फर्जी वोटर बढ़ा दो। एक यूरोप के एक कवि हुए हैं, उनकी एक दो सुंदर पंक्तियां हैं कि राजा ने जनता में अपना विश्वास खो दिया है, तो राजा अब अपनी जनता को चुनेगा। ये एसआईआर के जरिए क्या हो रहा है, जनता को चुना जा रहा है जी। कि कौन हमको वोट करेगा, कैसे हमको वोट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कल राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं बड़े तीखे आरोप हैं जी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में हमने पकड़ लिया है कि कैसे ब्लैक एंड व्हाइट में चोरी हो रही है, महाराष्ट्र में कैसे, हमारे पास 100% प्रूफ है और हम सामने लेकर के आएंगे और इसका अंजाम से आप बच नहीं पाएंगे। चेतावनी थी चुनाव आयोग को। अब चुनाव आयोग क्या करे, सोचिए, उसने तो सारी मर्यादाएं अपनी ताक पर रख दी हैं। जिसको कहते हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, उसको तो थोड़ी बहुत अगर उस संवैधानिक संस्था की इज्जत रखनी हो तो चुनाव आयोग को कोई स्टैंड लेना चाहिए। अगर वो नहीं ले रहा है, सुनने में कैसा लग रहा है कि इस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव आयोग बेईमान है। देखिए प्रज्ञा जी, अब सुनने में जैसा भी लगता हो, लेकिन सत्ता को यही लगता है कि हम कैसे 50 साल तक राज करेंगे। यहाँ मामला लोकतंत्र का है ही नहीं, यहाँ बहुमत के सम्मान का है ही नहीं, यहाँ जनता के मान का सम्मान है ही नहीं। यहाँ तो मीडिया को भी गोदी में बिठा लिया, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर दिया और मंत्री भी नहीं बचने दिया कोई। सत्ता, वो विपक्ष तो आप छोड़ दीजिए, कोई मंत्री है जो बोल सकता है, किसी की हिम्मत है क्या? बल्कि मैं तो आपको चुनौती दूंगा कि आप 6 मंत्रियों के नाम बता दीजिए, कोई भी बता दे, हमें भी नहीं मालूम होगा। मुश्किल गूगल करना पड़ता है कई बार कि फला विभाग का कौन मंत्री है, क्योंकि यहां तो रेलवे लाइन बिछ रही हो तो फीता मोदी जी काटेंगे, अभी यहाँ कोई कार्ड बट रहा हो तो मोदी जी बांटेंगे जी। अब पता ही नहीं है कि साहब फला विभाग का मंत्री कौन है। 4 मंत्रियों के अलावा मुझे भी नाम अगर तलाशने होंगे तो गूगल करना पड़ेगा। ये जब हालत लोकतंत्र में हो तब आप और आम आदमी की क्या स्थिति होगी। हम लोग तो थोड़ा पढ़ते रहते हैं, इन सब चीजों पर बात करते रहते हैं, तब हमें 4-6 मंत्रियों के नाम याद होंगे कि फला विभाग का।
आम आदमी की क्या स्थिति होगी? परमपिता परमेश्वर सब कुछ जो है वो नरेंद्र मोदी जी हैं, और कोई है ही नहीं इस देश में। सारी चीजें उनके अपने नियंत्रण में है। जो व्यक्ति मणिपुर पर खामोश हो, 2 साल से गया ना हो, जो व्यक्ति चीन के अतिक्रमण पर खामोश हो, जो व्यक्ति अभी जो पहलगाम में हुआ उस पर खामोश हो, आप उसे क्या कह सकते हैं कि वो सच में देश का प्रधानमंत्री है? ये प्रॉक्सी सरकार है, ये छद्म सरकार। सर, विपक्ष कह रहा है कि अगर चुनाव आयोग ने सब कुछ पहले से तय कर लिया है और चुनाव आयोग भाजपा को जिताने का प्लान अभी से बना रहा है, तो विपक्ष चुनाव ना लड़ने का भी विचार बना सकता है। ये एक सख्त कदम होगा, लेकिन अब जरूरी कदम है। जब तक आप बहिष्कार नहीं, और बहिष्कार करने का मतलब है कि पूरी दुनिया में चुनाव आयोग को एक्सपोज करना। तो जो ढिंडोरा पीटते हैं मोदी जी जरा करके कि हम लोकतंत्र की जननी वाले देश से आए हैं, और आप कर क्या रहे हैं? मदर डेमोक्रेसी आप कह रहे हैं, और जो कर रहे हैं आप वो बेहद शर्मनाक है। तो सर, अगर विपक्ष नहीं लड़ेगा तो क्या होगा? देखिए, मुझे इसकी संभावना फिलहाल कम लग रही है जी। ये विपक्ष अपनी बात को चुनाव आयोग को बहुत ठोस तरीके से मजबूती के साथ रखने के लिए जी। ये एक तरह से चुनौती दे रहा है, चेतावनी दे रहा है कि अगर ये हमें करना पड़ा तो हम करेंगे, लेकिन हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। इस बार जो सतर्कता है विपक्ष की, मजबूती है, वो चुनाव आयोग को मजबूर करेगी। देखिए, एक नाम हम टीएन शेषन का जानते हैं, पहला चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को जानते हैं। साहब 6 महीने में चुनाव हुआ। इस देश की डेमोक्रेसी कैसे बनी है ये लोगों को पढ़ना चाहिए। 6 महीने सुदूर देहात में पगडंडी भी नहीं थी, नाव से लेकर के बड़े बड़े बक्से सिर पर रख करके लोग गए, चुनाव कराया, और जितने लोगों को हो सका चुनाव प्रक्रिया में शामिल किया, मतदाता बनाया। अब तो सब आधार कार्ड से भी मतदाता नहीं बन सकता है जी, बिल्कुल। चुनाव आयोग का काम था मतदाताओं की संख्या बढ़ाना, और आप क्या कर रहे हैं? आप नागरिकता का प्रमाण पत्र बांट रहे हो। हु आर यू? कौन है आप? ये किसने अधिकार दिया आपको? सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे रखा। कई बार लगता है सुप्रीम कोर्ट विनती, वो आरती उतारे तो ठीक है इन लोगों की। इनको चाहिए एक सख्त आदेश चुनाव आयोग को। ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि ये सिर्फ मामला एक बिहार चुनाव का नहीं है और हार जीत का नहीं है, ये लोकतंत्र के बचाने का मामला है, संविधान को ठीक तरीके से लागू करने का मामला है। संविधान की जिम्मेदारी किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की। और सुप्रीम कोर्ट को इस पर सख्त संज्ञान लेकर के एक आदेश देना चाहिए और एक गाइडलाइन जारी करना चाहिए कि इस पर आप करेंगे जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन होती है। आप अपने हिसाब से नहीं काम कर सकते। ये बिहार है और नागरिक इस देश के मालिक हैं। जो सरकार होती है वो नौकर होती है। सर, वो कहते हैं ना, मोदी जी कहते हैं कि जो जनता है हमारी माई बाप है। अब कहां गई जनता? सरकार इतना डरी हुई क्यों है? सब कुछ तो अपने हाथ से सब कुछ सेट करके रखा है। चुनाव आयोग पर भी विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सब कुछ पहले से तय है, तो फिर सवाल भी सुनने से घबरा रहे हैं। मोदी जी तो विदेश निकल गए और पूरी संसद तक नहीं चलने दे रही है। जब संसद में मुद्दा उठता है, सवाल उठते हैं, आवाज ऊंची होती है, स्थगित हो जाती है संसद। नहीं, मोदी जी इसके आदी नहीं है। कभी सवालों का सामना ना उन्होंने किया है, ना वो कर सकते, ना उनमें ये कुवत है। उनके सामने ये सवाल हो कि पॉकेट में आप पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं, कौन सी टॉनिक लेते हैं मोदी जी, आम चूस करके खाते हैं कि काट करके खाते हैं, तब तो मोदी जी जवाब दे सकते हैं। मोदी जी एक भी जवाब नहीं दे सकते कि नोटबंदी में आपने कहा था कि हमको 50 दिन चाहिए। जिस चौराहे पर आप कहेंगे आप जो चाहें करिएगा। साहब 50 दिन क्या 500 दिन से ज्यादा हो गया। और नोटबंदी का क्या हश्र हुआ? अब इधर तो सुनने में आ रहा है कि 500 का भी बंद किया जाएगा। इकोनॉमी को आपने पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया है। और रही सही कसर अभी तो ट्रंप ने पूरी कर दी है। सदन में क्या पूछ रहा है राहुल गांधी, विपक्ष? 24 बार ट्रंप इंडिया को अपमानित कर रहा है। ये प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है, ये देश का अपमान है कि हमने नरेंद्र मोदी को कह करके ये करा दिया। नरेंद्र मोदी व्यक्ति अलग है, लेकिन जिस पद पर है उस पद के सम्मान का मामला है जी।
पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, लेकिन एक जवाब नहीं निकलते बन रहा कि ट्रंप क्यों कह सकते हैं। तो मोदी जी को सिर्फ चुनाव जीता कैसे जाए और सत्ता में कैसे बने रहना यही आता है, सरकार चलाना नहीं आता है। सरकार चलाने के लिए आपको डेमोक्रेटिक होना पड़ेगा, आपको जनता का हित देखना पड़ेगा। लेकिन आप अगर अंबानी और अडानी का हित देखेंगे तो फिर आप देश नहीं चला सकते। आपका कहां से ख्याल होगा? इसीलिए संघ और सरकार के बीच अब तलवारें खिंच गई हैं और दोनों अपने अपने महत्व को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों अपने अपने अस्तित्व को बचाने की होड़ में लगे हुए हैं। धनखड़ साहब का इस्तीफा है, ये संघ को भी डराने की कोशिश हो सकती है। मोहन भागवत जी ने जो बोला था कि 75 साल में रिटायर्ड हो जाना चाहिए और दूसरे दिन पलट गए बेचारे, तो ये डराने की कोशिश हो सकती है कि जब उपराष्ट्रपति जब एक इशारे पर हम बाहर कर सकते हैं तो फिर आपकी जेड श्रेणी की सुरक्षा से लेकर के और जो माल पानी राम मंदिर के चंदे से लेकर के ढेर सारा है, उसका हम क्या कर सकते हैं। वो 3 स्टार से लेकर के वो जो 5 स्टार सुविधाएं भोग रहे हैं आप। लेकिन सर क्या बेटा बाप से बड़ा हो सकता है? हाँ, लेकिन ये बेटा बहुत बड़ा वाला बेटा निकल गया। कई बार जब बेटा बड़ा हो जाए तो फिर बाप को कुछ पूछता नहीं है। अब समस्या बाप की कि बाप बुढ़ापे में है, 100वीं साल में है जी, और ताकत बेटे ने अपने भीतर समेट ली है, सारी पार्टी को खत्म कर दिया। आरएसएस मजबूत होती थी, बीजेपी को विकेंद्रीकृत करके कई नेता उसके उभरे हुए थे। शिवराज सिंह चौहान को भी डिब्बे में बंद कर दिया। नितिन गडकरी थोड़ा बहुत कभी कभी बोलते हैं, फिर वो भी सरेंडर कर जाते हैं। अब बचा कौन? कोई बचा आपको तीसरा कोई बता? राजनाथ सिंह क्या है? योगी आदित्यनाथ फाइल लेकर के पहुंच जाते हैं, वहां 1 घंटे भाषण दिया जाता है, काम खत्म। तो कौन बचा है? जी, बीजेपी को पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया है। और अब तो ये है कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। चलिए, ये होने जा रहा है। मोदी जी गए तो पार्टी भी गई। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।